तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब एकदम ठीक होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कहानियां यकीन मानिए बेहद मजेदार है। आखिरकार हो भी क्यों ना, कुछ कहानियां इंसान को झंझोर कर रख देती हैं। आखिर कब, क्यों, कैसे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसी के चलते मैं आपसे पूछता हूं, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? खैर छोड़िए, बस आप अगर पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज एंड फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। बस आप जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ, महेश के साथ, महेश के साथ, महेश के साथ। सभी को नमस्कार। मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो कि एकदम रियल है। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, यही कोई होली की ही बात है। मैं चाहता हूं कि ये कहानी इस चैनल के जरिए पूरी दुनिया को बताई जाए। तो ठीक मैं अपनी कहानी पर आता हूं। दोस्तों, मेरा नाम शिवा बमनिया है। मैं सूजलपुर का रहने वाला हूं। इस वक्त मैं स्टडी करता हूं। मैं 12th क्लास में हूं। साथ ही मैं छोटा मोटा एडिटर भी हूं। बाकी मेरे पिताजी कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि इस वक्त पटना में है। कभी कभी मैं वहां पर चला जाता हूं उनका कुछ काम संभालने के लिए। खैर, गर्मियों का टाइम था, स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि क्यों ना पटना चला जाऊं, वहां पर घूमना भी हो जाएगा और काम भी संभाल लूंगा। दरअसल पटना में एक कंपनी है जिसका मैं आपको नाम नहीं बता सकता। खैर, मैं पटना चला गया। वहां पर मेरे अंकल की फैमिली रहती है जिसमें 4 लोग हैं, मेरे अंकल, आंटी और उनके 2 लड़के। जब मैं वहां पहुंचा तो एक दिन अंकल के पास रहा और अगले दिन कंपनी में चला गया। कंपनी से अंकल के रूम का डिस्टेंस लगभग 3 किलोमीटर है। मैं रोज रोज रूम पर जाना पसंद नहीं करता था, तो मैंने सोचा क्यों ना रूम की जगह कंपनी में ही रह लूं। मैंने अपना बैग पैक किया और पूरा सामान लेकर पहुंच गया कंपनी के रूम में। दरअसल कंपनी में एक बिल्डिंग है जहां बहुत सारे रूम हैं। वहां पर कंपनी के लेबर लोग भी रहते हैं। वहीं एक रूम हमारा भी था जिसकी कंडीशन ज्यादा तो नहीं, बस ठीक ठाक थी। वहां रहते रहते 10-15 दिन निकल गए। कुछ ज्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन इसके बाद आता है होली का दिन। कंपनी में होली की छुट्टी थी तो ठीक उससे पहले होली मनाई जाती है। लेकिन जिस दिन होली थी उस दिन कंपनी के सभी लोग सब अपने अपने गांव चले गए। ऐसा महसूस हो रहा था मानो कि जैसे बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया हो। हालांकि कंपनी में ज्यादा लोग नहीं थे, यही कोई गिने चुने गार्ड और कुछ 8-10 लोग। खैर, ये सब छोड़िए, मैं बात करता हूं उस दिन की जिस दिन हम होली की पार्टी कर रहे थे। पार्टी में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। धीरे धीरे कब शाम के 6 बज गए पता ही नहीं चला। उस वक्त मुझे अंकल का कॉल आया। उन्होंने मुझसे कहा कि शिवा, तुम रूम पर आ जाओ, आज खाना यहीं खा लेना और यहीं सो जाना। दोस्तों, मैंने मना कर दिया क्योंकि मैंने पहले ही खाना बना लिया था, इसीलिए उन्होंने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया। इसी तरह रात के 8 बज गए। मैं चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद सोचा थोड़ा खाना पचा लिया जाए, तो मैं करीब 9 बजे तक कंपनी के रूम के बाहर निकला और घूमने लगा। घूमते घूमते मैंने पाया कि आसपास तो कोई नहीं है, बस एक आदमी था, वो भी नशे में। मैंने उसको इग्नोर किया और आगे बढ़ा। करीब आधे घंटे बाद मेरा पेट गड़बड़ होने लगा। मैंने सोचा फ्रेश होकर आता हूं। साथ ही आपको बता दूं कि मेरे रूम से टॉयलेट थोड़ी दूरी पर था, ज्यादा से ज्यादा 4-5 मिनट का रास्ता। कंपनी बिल्कुल खाली थी, कोई परिंदा भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। सच कहूं तो उस सन्नाटे में मुझे बेहद अजीब लग रहा था। मन में थोड़ी सी घबराहट सी थी। वैसे मैं इन भूत प्रेतों पर ज्यादा यकीन नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि उन्हें मानता भी नहीं। मुझे पता है कि भूत होते हैं, लेकिन मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी फेस नहीं किया। वैसे तो मेरा इंटरेस्ट है क्योंकि मैं अक्सर कहानियां सुनता रहता हूं। उन दिनों भी मैं सभी हॉरर स्टोरी सुनता था। मैं ठीक टॉयलेट पहुंचा। मैं उस वक्त थोड़ा डरा हुआ था, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था। मैंने कान में ईयरफोन लगाए हुए थे और साथ ही गाना सुन रहा था। मैं ठीक फ्रेश होने के बाद
नल के पास गया। हाथ मुंह धोकर मैं जैसे ही आगे की ओर बढ़ा तो मैं क्या देखता हूं, मैं आपको कैसे बताऊं। मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। उस वक्त मैंने देखा कि मेरे जस्ट सामने एक आदमी खड़ा है, लेकिन उसकी शक्ल ठीक से नहीं दिख रही। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब मैं यहां आया था तब यहां कोई भी नहीं था, तो फिर अचानक से कैसे? सच में बहुत अजीब बात थी। मैं डर गया। दूसरी तरफ उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा था, क्योंकि वहां लाइट नहीं थी, सिर्फ चांदनी रात थी। बस उसी में वो थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। अब हुआ यूं कि वो आदमी मेरे सामने खड़ा, और मेरी हालत ऐसी थी कि आप मानोगे नहीं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस मैं डर के मारे वहां से भागने लगा। शायद मेरी जगह कोई भी होता तो वो भी ऐसा ही करता। थोड़ी देर बाद मैं वहां से रूम के पास आ गया। वहां ठीक मुझे एक गार्ड दिखाई दिया। उसने मुझे जब इतना डरा हुआ पाया तो वो मुझे रोककर पूछने लगा कि बेटा क्या हुआ। मैंने तुरंत ही अंकल को सारी बात बता दी। अंकल ने कहा कि आखिर तुम वहां अकेले क्यों गए। मैंने कहा कि अंकल मैं तो फ्रेश होने गया था, और वैसे भी मैं डेली तो जाता रहता हूं। अंकल ने बस इतना ही कहा कि तुम पहले मेरे साथ चलो, हम बैठ के बात करते हैं। अंकल और मैं रूम में आ गए। तब जाकर उन्होंने मुझे एक घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा उनके साथ भी हुआ है। उन्हें भी एक दो बार वहां एक आदमी की परछाई दिखाई दी थी, लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि वो जो भी चीज है उसने आज और अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक मैंने भी जब इस बात का पता करना चाहा तो पता चला कि कुछ साल पहले यहां कंपनी में एक आदमी मशीन पर काम कर रहा था। उस दिन होली का ही दिन था। पूरे ऑफिस में छुट्टी थी, लेकिन मशीन में कुछ छोटा सा काम था जो कि वही कर सकता था। अब काम करते करते पता नहीं कैसे उसका अचानक ध्यान भटक गया और उसका हाथ मशीन में आ गया। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर मशीन के अंदर चला गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बस उसी दिन के बाद से यह घटना अक्सर होती रहती है। वो आदमी अक्सर लोगों को कभी कभी दिखाई देता है। दोस्तों, जब मैंने ये सब बातें अंकल के मुंह से सुनी तो यकीनन मैं दंग रह गया। अंकल ने मुझसे कहा कि डरने की कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आज की रात तुम मेरे साथ ही सो जाओ। दोस्तों, बस फिर क्या था, उस रात मैं अंकल के साथ ही सोया। इसके अगले दिन मैंने ये कहानी अपने अंकल को बताई। उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि अकेले क्यों गया वहां पर। इसके बाद उन्होंने मुझे मंदिर का प्रसाद दिया और एक मंत्रित तावीज बांध दिया। सच कहूं तो उस दिन के बाद से मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं आज भी ये सोचकर डर जाता हूं कि आखिर वो जो कुछ भी था, क्या वो सच में एक भूत था या फिर कुछ और ही था। आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपका कमेंट्स में इंतजार जरूर करूंगा। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी शिवा की कहानी। क्या लगता है आपको, शिवा के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या वो उसके अकेलेपन का वहम था या कुछ और? नीचे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। मेरा नाम सानिया है, मैं जयपुर से हूं, और जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूं वो बिल्कुल एक सच्ची घटना है जो कि हमारे गांव के एक अंकल के साथ हुई थी। वो ठीक देर रात 11 बजे के आसपास खेतों को चेक करके अपना ट्रैक्टर लेकर आ रहे थे। रास्ते में एक कच्चा रास्ता पड़ता था। चलते चलते उन्होंने हेडलाइट की रोशनी में देखा कि एक औरत घूंघट निकाले हुए और एक छोटी सी बच्ची, वो दोनों वहां खड़े हुए थे। वो शायद रोकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ना रोकते हुए आगे बढ़ना ही सही समझा। वो जैसे ही उन्हें पार करते हुए आगे पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि वो दोनों चीजें ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली पर बैठ गई थी। उस वक्त उन्हें भी बेहद अजीब लगा कि आखिर चलती गाड़ी में कोई कैसे बैठ सकता है। इसी बीच वो लेडीज बोली कि मुझे थोड़ा आगे तक इस मोड़ पे छोड़ दो। उसने बार बार बात करने की कोशिश करी। उसने कहा कि एक बार तो पीछे मुड़कर देखें। साथियों, अंकल पसीने में तरबतर हो गए थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करें। दूसरी तरफ वो औरत और वो बच्ची अचानक उनकी सीट के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। अंकल एकदम डर गए। उन्होंने कुछ ना सोचते हुए फोन में सीधा हनुमान चालीसा लगा दी। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे,
पर कुछ देर बाद वो औरत और वो बच्ची वहां से गायब हो गए। इसके बाद अंकल की आंखें सुबह अपने घर में खुली। उठने के बाद उन्हें पता चला कि वो गांव के एक मोड़ पर उनका ट्रैक्टर और वो बेहोश मिले। हालांकि थोड़ी ही देर में उन्हें उसी औरत की आवाज आई और उसकी परछाई दिखने लगी, जिसके बाद घर वाले भी बहुत ज्यादा डर गए। घर वाले तुरंत बगल के गांव से एक बाबा को बुलाकर लेकर आए। उन्होंने आते ही विभूति लगाई और कुछ मंत्र पढ़े। उन्होंने लाल कलर के कपड़े में कुछ सामान रखकर उनके हाथ पर बांध दिया। बाबा ने बताया कि वो एक चुड़ैल थी जिसको उसके परिवार वालों ने बच्ची समेत मार दिया था। वो तो शुक्र है कि ये उसकी बातों में नहीं आया, वरना आज ये इंसान जिंदा नहीं होता। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी सानिया की कहानी, जो कि उनके गांव के किसी अंकल की है। पर दोस्तों, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी। उम्मीद करूंगा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो ठीक इसी के साथ ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हाय सर, आपको और मेरे सभी भाइयों को, जो लोग ये स्टोरी सुन रहे हैं, उनको मेरा नमस्कार। मैं इस कहानी में अपना नाम नहीं बताना चाहूंगा। मैं अपने नाम की जगह एक काल्पनिक नाम इस कहानी को देना चाहता हूं। तो ठीक इसी तरह से मेरा नाम उज्जवल मिश्रा है। मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव मझूना का हूं। तो ठीक बात कुछ ऐसी है कि मेरे पिताजी 5 भाई थे, जिसमें से बस मेरे बड़े पिताजी बचे हैं। बाकी 4 लोग एक्सपायर हो चुके हैं। कुछ साल पहले मेरे पिताजी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी थी और मेरे सबसे बड़े पिताजी एक दिन वॉशरूम में अचानक से पता नहीं क्यों उनकी मौत वहीं पर हो गई। इसी तरह मेरे सबसे छोटे चाचा, जिन्होंने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी, और अभी 1 महीने पहले ही मेरे 3 नंबर वाले चाचा, जिनकी पेड़ से गिरकर डेथ हो गई। वैसे आपको बता दूं कि मेरे पिताजी 3rd नंबर पर थे और मेरे चाचा, जिन्होंने फांसी लगाई थी, वो 5वें नंबर पर थे। बस 2 नंबर के बड़े पिताजी ही बचे थे। खैर, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे चाचा, जिनकी डेथ को अभी 1 महीना ही हुआ था, जो कि पेड़ से गिर गए थे, सच कहूं तो वो अक्सर रोज रात को मेरे सपने में आने लगे। वो अक्सर मुझसे कहते हैं कि मेरे पास आओ, जिस पेड़ से मैं गिरा हूं वही मेरे पास आ जाओ। एक दिन मैंने सोचा कि मैं रात को जाकर देखूंगा कि आखिर ऐसा क्या है जो कि वो मुझे रोज सपने में आकर एक ही बात बोलते हैं। और तो और, मैंने ये बात अपने घर वालों को नहीं बताई। मैंने ये बात बस अपने बड़े पापा के लड़के को बताई थी, क्योंकि वो भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया था। साथियों, फिर क्या था, हम रात का इंतजार करने लगे और जैसे ही रात के 1:15 हुए तो ठीक मैं और मेरा भाई, जिसका नाम कृष्णा है, हम दोनों उसी पेड़ के पास चले गए। वो पेड़ हमारे घर से ज्यादा दूरी पर नहीं था, यही कुछ 100 या 150 मीटर पर था। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमको डर बहुत लग रहा था। मेरा भाई, वो तो बहुत ज्यादा डर रहा था। उसने चुपचाप मुझे वापस जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने उससे कहा कि जब आ ही गए हैं तो देख ही लेते हैं कि क्या होने वाला है। मैंने इधर उधर देखा, हमको कुछ नहीं दिख रहा था, बस पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। उसी बीच मैं चिल्लाया और बोला कि आप हमको क्यों बुलाते हो। मेरे 1-2 बार चिल्लाने पर पेड़ के ऊपर से आवाज आई कि तुम लोग यहां आ गए। दोस्तों, हमने जब ऊपर की ओर देखा तो हमारे होश उड़ गए। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पूरे परिवार के सभी सदस्य, बड़े पापा और दोनों चाचा उसी पेड़ पर बैठे थे। मेरा भाई ये सब देखकर रोने लगा। मैंने उसे देखा और चुप होने का इशारा किया। इसी बीच जब मैंने दोबारा ऊपर की ओर देखा तो वो लोग वहां पर नहीं थे। फिर तभी कृष्णा की आवाज आई। मैंने जब वहां देखा तो अचानक मैं डर गया। मैंने देखा कि कृष्णा के ऊपर मेरे चाचा बैठे थे और सबने उसे घेर रखा था। मैंने उसी बीच वहां से एक लकड़ी उठाई और अपने बड़े पिताजी के ऊपर फेंक दी, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। वो लकड़ी उनके पास तक पहुंची ही नहीं, उल्टा वो वापस मेरी ओर आ गई। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तू चला जा, लेकिन मैंने उनका जवाब देते हुए कहा कि हम आपके बेटे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी मेरे सबसे छोटे चाचा ने कहा, क्योंकि हम तुम्हें भी अपने साथ रखना चाहते हैं,
एक एक करके हम सबको ले जाएंगे। तू भी अपने हाथ से यह ताबीज उतार दे, तुझे भी हम अपने साथ ले चलेंगे। दोस्तों, मेरे चाचा जो कि पेड़ से नीचे गिरे थे, वो मेरे भाई को लेकर पेड़ पर जाने लगे। मैंने ठीक उसी वक्त वहां हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। तब तक मेरा भाई कृष्णा भी होश में आ चुका था। उसी बीच चाचा ने उसे छोड़ दिया। हम दोनों तुरंत वहां से भाग गए, पर चाचा ने एक पत्थर फेंक कर मारा, जिससे मैं गिर गया और मेरी तरफ आकर मेरा गला दबाने लगे। वो ठीक मेरे भाई का भी गला दबाने लगे। वो पल ऐसा था कि हमें चक्कर आ गए और हम होश में ही नहीं रहे। इसके बाद जब हमारी आंखें खुली तो हमें घर वालों ने बताया कि तुम वहीं पर बेहोश थे। वो तो हमें गांव के एक लड़के ने बताया। तब जाकर हम तुम्हें घर ले आए। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि हमको मेरे पिताजी ने बचाया था, और मेरे हाथ में जो ताबीज था शायद उसने भी हमारी मदद की। इसके बाद हमारे घर वाले हमको एक बड़े पंडित जी के पास लेकर गए और ये सारी बातें बताई। पंडित ने कहा, पंडित जी ने हमको एक रक्षा सूत्र बांधा और हम सबको एक बात बताई। उन्होंने कहा कि उनकी आत्मा शांत नहीं हुई है। उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए हमें एक बड़ी पूजा करनी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उस घर में 3 बुरी शक्तियां हैं, जिसकी वजह से हमारे घर वालों की मौतें हो गई हैं। बस एक पूजा करने से ही उनकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। लेकिन तुम्हें वो घर छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। दोस्तों, हमने पूजा तो करा दी और पैसों की दिक्कत की वजह से घर नहीं बदल पाए। बाकी मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि उन सब की आत्मा को शांति मिले। बस अभी के लिए तो ये कहानी इतनी ही है। अगर आगे कुछ और होता है तो मैं जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी एक दिल दहला देने वाली कहानी। इतनी अच्छी कहानी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। बाकी आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राहिल है। मैं बांग्लादेश के वसुंधरा का रहने वाला हूं। मेरे अब्बू का नाम असादुल है और मेरी अम्मी का नाम रोमाना अफरोज। मेरा एक छोटा भाई भी है जिसका नाम रसीन सरवर रिशान है। यह घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 16 साल का था। उस वक्त कुर्बानी ईद का वक्त था। अल्लाह को मैं बहुत मानता हूं। एक दिन शाफिन का दोस्त श्याम ने मुझे कुर्बानी देने के पहले कहा कि अगर आज मैंने हमारे इस घर से 1.5 किलोमीटर दूर कब्रिस्तान की जगह वहां पर 1 घंटा अकेला रुक सके और 3-4 चक्कर लगाए तो वो मुझे 5,000 रुपये तक देगा। मैंने बिना डर के हाँ कह दिया। मुझे नहीं पता था कि ये मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। खैर, जैसे ही रात के 10 बजे मैंने खाना खाने के बाद अपने अब्बू से कहा कि मैं मेरे कज़न लोगों के साथ बाहर खेलने जा रहा हूँ। उस वक्त उन्होंने भी परमिशन दे दी और मैं ठीक कब्रिस्तान की तरफ जाने लगा। बाहर का माहौल बहुत भयंकर था, पर मुझे डर नहीं लगा। लेकिन जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा तब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटा के मेरा जो मन कर रहा था मैं उसी तरह से उल्टा सीधा बोले जा रहा था। लेकिन अचानक 3 मिनट के बाद माहौल एकदम चेंज हो गया। अचानक बादल छा गए और बारिश होने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरे सामने एक लड़की रो रही है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? उसने 10-12 सेकंड तक मेरी तरफ देखा और मैं तो बिल्कुल चुपचाप ही रह गया। उसका चेहरा बिल्कुल राक्षस की तरह डरावना था। मैंने तुरंत घर की ओर दौड़ लगाई। मैं भागता गया और सीधा घर पहुंचकर अपने बाबा के रूम में सो गया। इसके बाद जब सुबह हुई तब थोड़ी राहत मिली और मुझे शांति भी। फिर मैंने शाफिन को उस लड़की के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उस लड़की की तो 3 महीने पहले मौत हो गई थी। दोस्तों, मुझे ये सुनकर बहुत बड़ा सदमा लगा। उसने मुझसे कहा कि क्यों, आखिर तुझे ये सब क्यों जानना था? मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसने मुझसे कहा कि कहीं तुम उस कब्रिस्तान पर तो नहीं गए? दोस्तों, मैं झूठ क्या बोलता। मैंने कहा हाँ गया था। उसने तुरंत कहा कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें मालूम भी है तुम अपनी जान भी खो सकते थे। मैंने पूछा कैसे? साफिर ने मुझसे कहा कि उसकी मौत के बाद जो भी उस कब्रिस्तान पर गया है
उसकी मौत हो चुकी है, क्योंकि अक्सर लोग उसे बहुत मारते थे और टॉर्चर करते थे जब वो बच्ची थी। बाकी शुक्र है अल्लाह का कि तुझे कुछ नहीं हुआ। आगे से कभी भी पैसों के लिए ये सब मत करना। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी राहिल की छोटी सी कहानी। बाकी इनकी कहानी से हमें एक ही सीख मिलती है कि पैसों के लालच में ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए कि जिसके जरिए आपकी जान भी जा सकती है। पर फिलहाल मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। जी, मेरा नाम दक्ष है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। यह घटना मेरे पिताजी के साथ घटी थी 1979 में। उस वक्त वो 12 साल के थे। हम एक बस्ती में रहते थे, वहां का नाम काशी नगर है। वो बस्ती 1989 में, जब वहां कुछ भी नहीं बसा था, बस कुछ ही घर थे, और वहां उससे पहले एक शमशान घाट था। वहां ठीक एक नहर बहती थी, उस नहर के पास एक शमशान घाट ही था। खैर, एक दिन मेरे घर पर महाराष्ट्र से एक दादी जी आई थी। तब रात को मेरे मामा दादा ने सबको संडे के लिए खाने पर बुलाया था। रात का खाना खाकर जब मेरी 2 सगी बुआ और पिताजी और वो नागपुर से आई हुई दादी जी आ रहे थे, तब रास्ते में पड़ रहे उस नहर के पास एक खंबे के पास उन्हें एक बड़ा सा शैतान दिखाई दिया। वो बहुत बड़ा था। उसने सफेद कुर्ता और पैजामा पहना हुआ था। उसके सर पर पगड़ी भी थी और उसके कपड़े हवा में लहर रहे थे। सोचने वाली बात तो ये थी कि उस वक्त वहां हवा भी नहीं चल रही थी, लेकिन उसके कपड़े जरूर लहर रहे थे। उसकी आंखें सफेद थी, बिल्कुल सफेद। वो देखने में काफी बड़ा था। खैर, जब मेरी नागपुर वाली दादी, उनकी नजर उस पर जैसे ही पड़ी तो वो जोर से चिल्लाई कि भागो यहां से। रात 12 बजे का वक्त था। बस्ती में लाइट भी ज्यादा नहीं थी। तो मेरे पिताजी और बुआ ने जब उस शैतान की ओर गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि वो क्या चीज है। भागते समय जब उन्होंने पीछे देखा तो पाया कि वो शैतान उनके पीछे आ रहा था। हालांकि घर पहुंचने के बाद वो गायब हो चुका था। उसके बाद पिताजी को सुबह एकदम से बुखार हो गया। दादी ने उन्हें एक पंडित को दिखाया, तब जाकर कहीं उनका उतारा हुआ। आप मानो ना मानो, ये घटना बिल्कुल सच्ची है। इसी के साथ एक घटना मेरे पिताजी के साथ और घटी थी जब उनकी उम्र 15 साल की थी। उस वक्त उन दिनों भी हमारे घर पर बहुत गरीबी थी। उस समय मेरी दीदी अकेले काम करती थी। तब मेरे पिताजी ने कहा कि तू अब काम पर मत जाया कर, तू घर देख, मैं अब से काम पर जाऊंगा। उस वक्त पिताजी एक बैग की फैक्ट्री में काम किया करते थे। उनकी छुट्टी का टाइम तो 8:30 था, लेकिन उस दिन अर्जेंट काम होने के कारण उन्हें नाइट में काम करना पड़ा। रात 2:30 बजे तक काम खत्म हुआ। लेकिन जब वो रात को घर आ रहे थे, तब ठीक उसी नहर के पास उन्हें एक औरत दिखाई दी। वो औरत बहुत मोटी थी, बाल एकदम बिखरे हुए थे। वो ठीक जमीन से 1 फीट ऊपर उड़ रही थी। पिताजी साइकिल पर आते आते उस औरत की तरफ देख पड़े तो अचानक डर गए और अपनी साइकिल को बहुत तेजी से मोड़कर वापस जाने लगे। लेकिन तभी उनके दिमाग में आया कि अगर वापस जाऊंगा तो मेरा वहां पर कोई नहीं है, मेरा घर तो आगे है और कारखाना भी बंद हो गया होगा। उन्होंने सोचा कि साइकिल को जल्दी से भगाकर घर जाता हूं। पर उस वक्त जब उन्होंने वापस पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो औरत तो गायब थी। उन्होंने जल्दी से साइकिल भगाई और वहां से सीधा घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही उन्होंने साइकिल को बाहर ही पटक दिया और घर का दरवाजा पीटने लगे। जब वो घर के अंदर पहुंचे तब रात को उन्होंने दादी को कुछ नहीं बताया, लेकिन सुबह होते ही उन्होंने उन्हें सब कुछ बता दिया। दादी उन्हें एक बेगा के पास लेकर गई तो उन्होंने बताया कि वो एक प्रेत थी। उन्होंने ठीक उनका उतारा कर दिया। बाकी दोस्तों, यही थी मेरे पिताजी के साथ हुई 2 घटनाएं। मुझे उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, ये थी दक्ष की कहानी, जो कि उनके पिताजी के ऊपर थी। बात 1989 की है। कहानी सच हो या झूठ नकार भी नहीं सकते। बाकी आपको जैसी भी लगी हो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं एक स्टूडेंट हूं
ये इंसिडेंट मेरे साथ जनवरी 2022 में हुआ था। मैं एक रात अपने गांव में अकेला था। मेरा परिवार शहर में था। उस वक्त मैं अपनी नानी के घर पर रह रहा था। मैंने टीवी देखने का डिसाइड किया और अपने कमरे में जाकर टीवी ऑन किया। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद मैंने अचानक दरवाजे की तरफ देखा। मैंने पाया कि वहां एक अजीब सा साया था, बिल्कुल अजीब सा चेहरा। मेरी रूह कांपने लगी। उस चेहरे ने मुझे चुप होने को कहा। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मेरे दोस्तों ने मुझे डराने का कोई प्लान बनाया होगा, पर फिर दरवाज़ा खुलकर एकदम से रुक गया। मैंने पाया कि बाहर तो कोई नहीं था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। मैंने वापस टीवी देखना शुरू किया, पर थोड़ी देर बाद टीवी की आवाज़ बंद हो गई। मुझे अचानक स्क्रीन पर एक ही अनजान चेहरा दिखने लगा। मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो गई थी। मैंने टीवी को बंद कर दिया, लेकिन वो चेहरा मुझे लगातार दिखता रहा, जो कि मुझे देखकर हंसने लगा। वो ठीक मुझे डराने के लिए कुछ अजीब सी आवाज़ निकालने लगा। मैंने एकदम से दरवाज़ा खोला तो सच में बाहर कोई नहीं था। मैं तुरंत बाहर की ओर भागा और सीधा अपनी नानी के घर भाग गया। वहाँ पहुँचकर मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन करके पूछा कि क्या उन्होंने मुझे डराने का प्रैंक किया था, पर उन्होंने कहा कि उनका ऐसा कोई प्रैंक का प्लान नहीं था। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आया कि आखिर उस रात मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो रात मेरे लिए हमेशा यादगार रही। उसके बाद मैंने कभी वापस अपने गांव के घर में रात को अकेले टीवी नहीं देखा। सच कहूँ तो आज भी वो चेहरा मेरे सपनों में आता है, जिसको सोचकर मेरे दिल में एक डर बना रहता है जब भी मैं उस रात को याद करता हूँ। नहीं मालूम इसका क्या जवाब है। आखिर ऐसा होता ही क्यों है? क्या वो सच में मेरा वहम था या कुछ और? अब मुझे आप ही बताइए। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की कहानियां। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी कहानियां बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानियां जरा सी भी पसंद आई हो तो कहानियों को लाइक, शेयर और कमेंट्स तो जरूर ही कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मैं आपका कमेंट्स में हमेशा से इंतजार करता रहता हूं। बाकी दोस्तों, मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच से भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं। बाय बाय।